हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। तो मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो अपलोड करी थी आईबीपीएस एसओ मेंस के सिलेबस को लेकर के लॉ ऑफिसर के लिए। तो उसमें मैंने सारा सिलेबस आपसे शेयर किया था और किस तरीके से आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी वो भी आपसे सब शेयर किया था। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था आईबीपीएस एसओ मेन का लॉ ऑफिसर का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कौन सा एक्ट कितना इन डेप्थ में पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से जो लॉज हैं आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मेंस आपका 9 नवंबर को होने वाला है और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा। तो जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता, 10 से 12 दिन ही होते हैं मेंस होने में। तो उस टाइम पर प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ आपका रिवीजन ही हो पाता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपका प्री अच्छा हुआ है और आपका निकल सकता है तो आप अभी से ही मेंस के लिए जो भी आपका सिलेबस है उसको तैयार करके रख लें। तो अब देखते हैं इसमें जो आपका मेंस होगा उसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 की, जैसे प्री में था सेम उतनी ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अब देखते हैं कि लास्ट टाइम क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक कमर्शियल कोर्ट एक्ट है, उसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। तो ये पूछा गया था कि ये प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है। तो आपका ये सेक्शन नंबर 12A है कमर्शियल कोर्ट एक्ट का, जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया है। तो उसमें बस आपसे डायरेक्ट सेक्शन ही पूछा था कि कौन सा सेक्शन में प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन दिया हुआ है। देन आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में से क्वेश्चन आया था कि कौन, उसमें भी आपसे सेक्शन नंबर 55 पूछा था कि कौन सा सेक्शन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, जिसमें उसमें बता रखा है कि अगर एलएलपी को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है तो वो आपका सेक्शन 55 है। देन आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन आया था कि जो प्रिजम्पशन है डाउरी डेथ में वो कितने साल का है, तो 7 ईयर्स। जो आपके न्यू एक्ट आए थे ना उसमें से सेक्शन नंबर नहीं पूछे थे इन्होंने, मतलब सेक्शन नंबर नहीं पूछे थे, लेकिन बेसिकली बहुत ही बेसिक से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे बेसिक। देन आपका सरफेसी में से क्वेश्चन आया था कि सेक्शन नंबर 13 में आज जो आपका डिफाइन है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर ही पूछा था इसमें से आपका डायरेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में से आपका एक्सेस की डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइन है, मतलब शायद डेफिनेशन देकर के आपसे 4 डेफिनेशन दी हुई थी, उसमें से आपको सही डेफिनेशन सेलेक्ट करनी थी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में से आपका क्वेश्चन था, आईटी एक्ट में से। देन उसके बाद आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में से क्वेश्चन था कि कितनी एज पूछी गई थी उसमें कि किस एज के पर्सन को पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं कर सकती है, तो 60 ईयर्स। देन कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 61 से पूछा गया था कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस कौन से आर्टिकल में दिया गया है। देन एक क्वेश्चन आया था आपका कि कौन सी कंपनीज़ होती हैं जो लोक अदालत कंडक्ट नहीं कर सकती, तो उसमें आपका बैंकिंग कंपनी था। देन आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में से क्वेश्चन था रेजोल्यूशन अगर प्लान को अप्रूव कराना है तो कितनी % आपको अप्रूवल चाहिए होती है, तो 66%। अगेन एक और क्वेश्चन आया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में से, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अगर आईबीसी के इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर में जाना है तो उसकी कितनी लिमिट है, तो 1 CR उसकी लिमिट है, लिमिट इसमें पूछी गई थी। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से सेक्शन 5 से क्वेश्चन आया था, डेफिनेशन पूछी गई थी बस। एंड एक क्वेश्चन आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में से भी आया था कि ओवर टाइम है तो उसका कितना पेमेंट होता है, तो डबल पेमेंट करना होता है, वहाँ से क्वेश्चन था। देन आपका पूछा गया था कि हाइपोथिकेशन कहाँ पर कौन से एक्ट के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, तो आपका हाइपोथिकेशन सरफेसी एक्ट के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। देन आपका एक क्वेश्चन आरटीआई एक्ट से आया, ये आपका सेक्शन नंबर 6 ऑफ आरटीआई एक्ट से था, जिसमें ये पूछा गया था कि अगर कोई एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास लगाई गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए और वो इन्फॉर्मेशन कोई अदर पब्लिक अथॉरिटी होल्ड करती है, तो कितने टाइम पीरियड में वो एप्लीकेशन एक पब्लिक अथॉरिटी से दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो उसमें से आपसे नंबर ऑफ़ डेज़ पूछे गए थे, तो इसका आंसर था 5 डेज़। देन अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आया था आर्टिकल 39A पर कि जो लीगल एड है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में डिफ़ाइन है। देन आपका भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन था कि चाइल्ड की एज पूछी गई थी, जिसमें डॉलिन कैपिक्स वाला कि कितने ईयर का अगर चाइल्ड है तो उसको इनोसेंट डिक्रिम माना जाता है, तो 7 ईयर्स, बिलो 7 ईयर्स। देन डेरिवेटिव डेफिनेशन पूछी गई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, बट आपका अगर डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपके सिक्योरिटीज़
कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफाइन है। तो आई थिंक उसी एक्ट में से आपकी ये डेफिनेशन पूछी गई थी। देन सेबी एक्ट में से भी आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक तो इन्होंने पूछा था कि जो सेबी की कोई अपील है वो कौन किस ट्रिब्यूनल के पास जाती है, तो आपका सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ पर आपकी अपील जाती हैं, तो इसी के बारे में पूछा था। देन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन 129 से, कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो आप कौन से ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक कर सकते हैं, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए वो रिवोक की जा सकती है। देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनपेड जो सेलर होते हैं वो अपना राइट टू लियन जो होता है वो कब लूज़ करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन था आपका। देन आपका कंपनीज़ एक्ट में से क्वेश्चन था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास कितने टाइम में रजिस्टर कराना होता है किसी भी कंपनी को, तो ये क्वेश्चन था आपका। तो उसमें डेज़ पूछे गए थे, तो आपका सेक्शन नंबर 139 में मेंशन है 30 डेज़ में वो आपको कराना होता है। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से भी कुछ क्वेश्चंस थे, इनरोसर की डेफिनेशन में से था। देन जो एक्सेप्टर फॉर ओनर की डेफिनेशन है वहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में से जो बॉन्ड की डेफिनेशन है सेक्शन 21E के अंदर है शायद, तो वहाँ से वो डेफिनेशन दी गई थी और उसमें से आपको करेक्ट डेफिनेशन पहचाननी थी। तो बेंड और एक तो बॉन्ड है उसमें, एक बेल बॉन्ड है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो ये देख लेना एक बार। देन रजिस्ट्रेशन में टाइम लिमिट पूछी गई थी कि जो विल के अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कितने टाइम में रजिस्टर कराना होता है, विद इन 4 मंथ्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो 4 मंथ टाइम पीरियड था उसका। देन TPS से एक क्वेश्चन और था कि रजिस्टर्ड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब कितने अमाउंट की अगर ट्रांजेक्शन है तो 100 रुपीज़ से अगर ऊपर की ट्रांजेक्शन है तो उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करा जाता है। देन रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम लिमिट पूछा गया था, 30 डेज़ में आपको फाइल करना होता है। सेक्शन 80 CPC से क्वेश्चन आया था कि अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको फाइल करना है केस, तो उसके लिए 2 मंथ का नोटिस पीरियड का जो टाइम देना होता है, तो वो टाइम पीरियड पूछा गया था। काउंटर फीट की डेफिनेशन पूछी गई थी भारतीय न्याय संहिता में से। देन मनी लॉन्ड्रिंग में से भी आपका क्वेश्चन था PMLA से, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, बट यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से क्वेश्चन था कि समन कितने टाइम में सर्व किया जाना चाहिए, तो वो 30 डेज़ का पीरियड होता है, उतने टाइम में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को बुलाना होता है। देन आपका रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन में से पूछा गया था भारतीय न्याय संहिता में से। देन लिमिटेशन एक्ट में से क्वेश्चन था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होता है उनको रिकवर करने के लिए कितना टाइम पीरियड है, तो 30 ईयर्स दिया गया है। भारतीय BSA में से क्वेश्चन था आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से, जिसमें ये पूछा गया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ की जो डेफिनेशन है उसमें से एक क्वेश्चन था। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से आपका एक क्वेश्चन था। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आपकी फैमा एक्ट जो है आपका फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अंदर डिफाइन है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो वहाँ से क्वेश्चन था एक। देन आपका जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी हेडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 14 की हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन था। बैंकिंग जो ऑम्बड्समैन एक्ट था आपका, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ से क्वेश्चन था। देन आपका कंपनीज़ एक्ट में से एक और क्वेश्चन पूछा था कि इंग्रेडिएंट्स, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है कंपनी का जो अब मैंडेटरी नहीं रहा है, तो जो कॉमन सील वाला है वो अब मैंडेटरी नहीं रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन था। देन आपका पार्टनरशिप एक्ट में से एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट से राइज होता है, यहाँ से। मैंडेटरी इंजंक्शन की डेफिनेशन पूछी गई थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से। देन सेबी एक्ट में से एक और क्वेश्चन था कि जो सेबी का रजिस्ट्रेशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स जो है उसका सेक्शन नंबर पूछा गया था, कहाँ पर डिफाइन है ये। देन डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन थी। डायरेक्ट सेलिंग आपका आई थिंक ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन है, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था, बट डायरेक्ट सेलिंग कौन से एक्ट में डिफाइन है, कुछ इस तरीके से करके क्वेश्चन था वो। देन आपका RTI एक्ट से क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, तो उसमें ऑप्शंस थे, तो उसमें सही ऑप्शन था आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड। एडमिशन से आपका अगेन भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एडमिशन एज एस्टॉपल करके जो है उसमें। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 से क्वेश्चन था। बेलमेंट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन था एक। और बैंक का लाइसेंस अगर कैंसिल कर दिया गया है तो उसकी अपील कितने दिन में जाती है वो पूछा गया था, 30 डेज़ में, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपका आई थिंक सेक्शन 22 के अंदर ये डिफाइन है।
यहाँ से क्वेश्चन था। देन ये था कि जो फैमा के अंदर ऑथोराइज्ड पर्सन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन सी है ऑथोराइज्ड पर्सन को अपॉइंट करने के लिए फैमा एक्ट के अंदर, तो आरबीआई है। देन आपका एक क्वेश्चन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट में से भी था कि जो हाई कोर्ट में की लीगल सर्विस कमेटी है कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट अथॉरिटी। एनआई एक्ट से आपका क्वेश्चन था प्रॉमिसरी नोट कहाँ पर डिफाइन है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन पूछी गई थी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से। एक लीगल मैगजीन भी पूछी गई थी। एंड देन पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन करने वाली कौन सी अथॉरिटी है, तो ईडी। एकम्प्लाइज पूछा गया था आपसे, शायद इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। देन ऐसे कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं बट उन्हें विटनेस की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता जब तक उनको स्पेशली विटनेस की तरह ना बुलाया जाए। तो इसका सेक्शन नंबर पूछा था आपसे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आई थिंक सेक्शन 144 हो गया है अब ये, तो वहाँ से क्वेश्चन था आपका। पार्टनरशिप एट विल कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन था। फैमा की पनिशमेंट पूछी गई थी, जो भी पनिशमेंट करते हैं उसका 3x अमाउंट आपको देना होता है, उसमें जो भी है उसमें। देन आपका कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताने थे। देन अगर आपको डीआरटी से डीआरएटी में अपील करनी है तो 50% अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, तो वो अमाउंट पूछा था कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना रहता है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आपका एक और था स्लीपिंग पार्टनर से। तो इस तरीके से आपसे टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्वेश्चंस आपको देख करके ये बात तो समझ में आ गई थी कि इन डेप्थ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन एक्ट बहुत सारे थे। लाइक आई थिंक 27 to 28 एक्ट में से क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे आपसे। तो एक्ट तो आपको बहुत सारे पढ़ने होंगे, लेकिन आपको कोई भी एक्ट इतना ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है। और केस लॉज तो बिल्कुल नहीं पूछे गए थे, बट अगर केस लॉज वो पूछते भी हैं तो वो लैंडमार्क जजमेंट्स ही आएंगे आपके, इधर उधर से नहीं पूछते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा एक्ट कौन सा पूछा गया था, तो एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से थे आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन, और फिर आपका जो नए एक्ट आए हैं क्रिमिनल लॉज आए हैं वहाँ से भी 10-12 क्वेश्चन थे आपके। देन फैमा में से भी 3 क्वेश्चन थे, और कुछ ऐसे एक्ट भी थे जहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आते बट इस बार पूछ लिए थे, जैसे कमर्शियल कोर्ट एक्ट हो गया आपका, और फैमा से भी इसी बार पूछा गया है। पीएमएलए हो गया, और सेबी एक्ट हो गया, सेबी में से भी 2 क्वेश्चन थे। लेबर लॉज में से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, पेमेंट ऑफ वेजेस, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो इसलिए आपको वो लेबर लॉज इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बार भी आए तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो वो आप बेसिक ही होगा, वो ईज़िली हो जाएगा। तो होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और जो कट ऑफ गई थी मेंस की, वो आई थिंक 40 या 41 कुछ गई थी अन रिजर्व कैटेगरी के लिए।